जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 51 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है ताकि आप लोग को वीडियो ढूंढने में सहूलियत हो सके। और मेरा पुनः आग्रह है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, अधिक से अधिक लोग को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आते हैं विषय पे। आज हम चर्चा करेंगे धारा 87 क का, यानी धारा 87 कैपिटल ए का और धारा 47 कैपिटल ए का। चूंकि इस विषय को मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। हमको खुद बोरिंग लगता है तो आप लोग को तो ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये व्यवहारिकता में कोई बहुत इसका उपयोग होता नहीं है। जब परीक्षा की दृष्टि से या तो कोई पढ़ना होता है या जब चुनाव आता है, कोई डिस्प्यूट होता है या कोई जो उस बॉडी से संबंधित व्यक्ति है उसके लिए उपयोगी होता है। तो आते हैं हम, चूंकि जो इम्पॉर्टेंट होगा मेंस के पर्पज से वीडियो जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना है, उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसको जरूर देखें। आते हैं जो हम चर्चा आज करेंगे उसमें एक अध्यक्ष जो होता है उसको किस प्रकार से उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर वो धारा 47 कैपिटल ए के तहत किस प्रकार से उसको त्यागपत्र देना होता है। और इसमें दो बातें कही गई हैं कि कोई अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया गया है तो उस कंडीशन में उसकी आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी जो धारा 44 क में दिया गया है। क्योंकि धारा 44 क में ये कहा गया है कि जब कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसके 3 महीना के भीतर उस शेष अवधि के लिए अध्यक्ष का चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। बाकी के कंडीशन में 6 महीना के भीतर होता है कि 6 महीने के भीतर शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में 3 महीने के भीतर कराया जाता है। बाकी की प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है कि एक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है धारा 87 क के तहत। उसमें कम से कम आधे सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 2 सदस्यों द्वारा उसको जिला अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो कि उसमें 30 से 35 दिन के भीतर की नोटिस होती है। तो उस नोटिस में जो 30 से 35 दिन के भीतर की बैठक के लिए नोटिस होता है उसमें 7 दिन पहले जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी सदस्यों को लिखित रूप में वह नोटिस प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसमें एक न्यायिक अधिकारी के तहत उस बैठक की अध्यक्षता की जाती है और उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। चर्चा का विषय होता है। चर्चा के पश्चात जो है प्रस्ताव को पारित किया जाता है और उसके बाद फिर जो इसका निष्कर्ष होता है वो फिर धारा 47 में उसका कंप्लायंस कराया जाता है। 47 क में देखते हैं हम इसको। बहुत ही मजेदार धारा है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ये कह रहा है कि धारा 87 क अध्यक्ष पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। इस धारा के बंदों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष पद के प्रति अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल नीचे निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। अब उपधारा 2 क्या कह रहा है? नगर पालिका के अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव करने से अभिप्राय लिखित नोटिस जो नगर पालिका के कुल सदस्यों के आधे से अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं 2 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अब उपधारा 3 में क्या कह रहा है कि जब जिला मजिस्ट्रेट उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करेगा जो उसके द्वारा नियत किए गए से दिनांक और समय पर नगर पालिका के कार्यालय में होगी, जो उस दिनांक से जिस दिनांक को धारा 2 के अधीन उसे नोटिस किया गया है 30 दिन के पश्चात और 30 दिन के पूर्व और 35 दिन के पश्चात का नहीं होगा। मतलब 30 से 35 दिन के बीच का समय होगा। वह बैठक के दिनांक से कम 7 दिन पूर्व नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य के पास उसके निवास पर रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसी बैठक और इस निमित्त नियत दिनांक और समय का नोटिस भेजेगा। साथ ही ऐसी नोटिस को उस रीति से जिसे वह उचित समझे प्रकाशित कराएगा। तदुपरांत यह समझा जाएगा कि प्रत्येक सदस्य के पास नोटिस पहुंच गई है।
मतलब जिलाधिकारी महोदय का इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है कि वो सारे कार्रवाइयों को संपन्न कराएं। यानी कि यदि उनको अविश्वास प्रस्ताव के लिए यदि आधे से अधिक व्यक्तियों द्वारा नोटिस दे दी गई है तो 30 से 35 दिन के भीतर वो नगर पालिका के ही कार्यालय में, जहाँ पे बैठकें सामान्य तरीके से होती हैं, वहां पे उपस्थित होने के लिए और इस मत पे विश्वास या अविश्वास जो भी हो वोटिंग करने के लिए, चर्चा करने के लिए सारे सदस्यों को लिखित रूप में उस बैठक से 7 दिन पहले सबको सूचना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्रोवाइड के साथ साथ यदि उसका प्रकाशन जरूरी हो तो प्रकाशन भी किया जाएगा। अब उपधारा 4 क्या कर रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश से इसकी व्यवस्था कराएंगे कि एक वैतनिक सिविल न्यायिक अधिकारी इस धारा के अधीन आयोजित बैठक की अध्यक्षता करे और कोई अन्य व्यक्ति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब कि जिलाधिकारी महोदय जिला न्यायाधीश से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई सिविल जज जो है इस कार्रवाई में उसकी अध्यक्षता के लिए कोई आवे और उसको नामित किया जाएगा। जो भी जिलाधीश महोदय द्वारा जिसको डेलीगेट किया जाएगा, पावर डिप्यूट किया जाएगा, वो व्यक्ति जाएंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। एक बात और कह रहा है इसमें कि यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधिकारी उपस्थित न हो तो बैठक ऐसे दिनांक और समय के लिए स्थगित हो जाएगी जो धारा 5 के अधीन उस अधिकारी द्वारा नियत किया जाए और सदस्यों को अधिसूचित किया जाएगा। यानी कि किन्हीं कारणवश यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको वहां पे अध्यक्षता करनी है आने में असमर्थ हो जाता है तो उपधारा 5 में बताया गया है कि वो अपनी असमर्थता का कारण दर्शित करते हुए उस चीज को लिखित देगा और उसी के अनुसार वो स्थगित मान लिया जाएगा। उस दिन का बैठक फिर अन्य दिन के लिए नियत कर दिया जाएगा। अब उपधारा 5 में क्या कह रहा है कि यदि न्यायिक अधिकारी बैठक अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात उस बैठक को ऐसे अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे वो नियत करे, किंतु ऐसा दिनांक उपधारा 3 के अधीन बैठक के लिए नियत दिनांक से 15 दिन के बाद का नहीं होगा। यानी कि वो अगर जो स्थगन होता भी है उस बैठक का तो 15 दिन के बाद का नहीं हो सकता है। उसमें जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको सुनिश्चित करना होगा कि वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 14 दिन जो भी उसके भीतर है, 15 दिन के भीतर वो एक तिथि नियुक्त की जाएगी कि उस तिथि को बैठक संपन्न कराया जाएगा और पुनः उसकी भी बैठक की लिखित सूचना अविलंब जिला मजिस्ट्रेट को देगा। स्थगित बैठक के दिनांक और समय की नोटिस सदस्यों को अलग अलग भेजना आवश्यक न होगा, किंतु जिला मजिस्ट्रेट स्थगित बैठक के दिनांक और समय की नोटिस उपधारा 3 में वर्णित रीति से प्रकाशन द्वारा देगा। अर्थात ये कि अब जो सबको नोटिस द्वारा जो पहली बार बात कही गई कि नोटिस द्वारा भेजा जाएगा सबको 7 दिन पहले, वो चीज यहाँ नहीं रह जाएगा क्योंकि सूचना तो सबको है कि बैठक किस दिन को है। अब बैठक यदि स्थगित होता है तो उसको प्रकाशन कर दिया जाएगा कि अब किस दिन को बैठक होगी। उपधारा 6 क्या कह रहा है कि उपधारा 4 और 5 में किए गए बंधों के सिवाय इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक किसी अन्य कारण से स्थगित नहीं की जाएगी। यानी कि केवल एकमात्र न्यायिक अधिकारी की जो असमर्थता के कारण अनुपस्थिति हो रही है उसी के कारण बैठक स्थगित हो सकता है। अन्यथा अगर जो कोई बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है तो उसी तिथि पर बैठक होगी, अन्य कारण से इसका स्थगन नहीं होगा। धारा 87 का उपधारा 7 क्या कह रहा है कि इस धारा के अधीन आयोजित बैठक के प्रारंभ होते ही न्यायिक अधिकारी नगर पालिका को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई है और यह घोषित करेगा कि अब उस पर चर्चा की जाए। उपधारा 8 में क्या कह रहा है कि इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं की जाएगी। यानी कि जब बैठक चालू हो गया तो अब इस पे चर्चा स्थगित नहीं होगा, इसकी पूर्णावती होगी। या तो प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा या तो अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण 9 में क्या कहा गया है कि बैठक के प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 3 घंटे व्यतीत होने पर ऐसी चर्चा यदि वह पहले ही समाप्त न हो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो चर्चा करना है वो मात्र 3 घंटे के भीतर ही उस पे जो भी चर्चा हो सकती है की जाएगी, अन्यथा 3 घंटे के बाद मान लिया जाएगा कि यह चर्चा करने का समय समाप्त हो गया है। अब निष्कर्ष की बात आएगी। यथास्थिति वाद विवाद की समाप्ति पर या उस 3 घंटे की अवधि व्यतीत होने पर प्रस्ताव नगर पालिका के समक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा।
यानी कि 3 घंटे का जो चर्चा का विषय होगा बैठक में, बस वही समय नियत की जाएगी, उसके पश्चात जो है मतदान के लिए रखा जाएगा। अब उपधारा 10 कह रहा है कि न्यायिक अधिकारी प्रस्ताव के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं करेगा और न ही प्रस्ताव पर मत देने का हकदार होगा। यानी कि सिर्फ उसके उपस्थिति में बैठक का कार्रवाई जो है केवल उसका संचालन होगा, उसका कोई इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। न्यायिक अधिकारी सिर्फ एक मुख्य दर्शक के रूप में उस जो कुछ भी बैठक में चर्चा होगी उसमें सुनेगा, जो भी मतदान होगा 3 घंटे के पश्चात उस मतदान के पश्चात निष्कर्ष को निकालेगा और घोषित करेगा, लेकिन उसको कहीं से भी मत देने का अधिकार नहीं है और न ही उसमें किसी बात पे किसी चीज को टिप्पणी करने का अधिकार है। अब वो धारा 11 क्या कर रहा है, बैठक की समाप्ति पर न्यायिक अधिकारी बैठक के कार्यवृत्ति की प्रतिलिपि को प्रस्ताव की प्रतिलिपि और उस पर मतदान के परिणाम के साथ अविलंब अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा। परंतु यदि अध्यक्ष इस प्रकार भेजी गई प्रतिलिपियों को लेने से इनकार करता है या बचता है तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान के बाहरी द्वार पर उसे चिपका दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार चिपकाए जाने के समय उन्हें प्राप्त कर लिया है। यानी कि जो भी बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, तो उसकी सूचना अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी और अध्यक्ष यदि लेने से इनकार कर रहा है तो उसके इसके निवास स्थान पर चस्पा कर दिया जाएगा। अब उपधारा 11 क जो है ये कह रहा है कि उपधारा ख में उल्लिखित प्रतिलिपियां प्राप्त होने के दिनांक से 3 दिन के बाद यथाशीघ्र जिला मजिस्ट्रेट उन्हें राज्य सरकार को भेज देगा और यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया हो तो उसके साथ वह रिपोर्ट भी भेजा गया कि अध्यक्ष ने धारा 47 और धारा 47 क के उपबंधों के अनुसार अपना त्यागपत्र भेज दिया है या नहीं। अब धारा 47 क जो है और 47 जो बात कर रहा है कि 47 में तो उसके खुद के त्याग पत्र की बात कर रहा है और 47 क में ये कह रहा है कि ज्यों ही धारा 87 क के तहत अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित किया जाएगा तो वो 3 दिन के भीतर अपना त्याग पत्र देगा और त्याग पत्र नहीं देता है तो 3 दिन के पश्चात मान लिया जाएगा कि उसका पद आकस्मिक रिक्ति हो गई है और आकस्मिक रिक्ति की जो पूर्ति होती है वो धारा 44 क के तहत किया जाता है, जो कि 3 महीने के भीतर उसको निर्वाचित होना होता है। अब उपधारा 12 क्या कह रहा है कि प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जाएगा जब वह नगर पालिका के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ हो। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से ही 2/3 बहुमत से ही उसको पारित करना अनिवार्य है। अब उपधारा 13 कह रहा है कि यदि प्रस्ताव यथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाए या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण जो तत्समय नगर पालिका की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से कम नहीं होंगे, उसी अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाए। अब यहाँ आपको देखना है कि जब हम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की बात करते हैं, चाहे ग्राम प्रधान की, और यहाँ अध्यक्ष की बात करते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ अध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाता है तो उसको 2 वर्ष के पश्चात ही फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब ग्राम प्रधान की बात हम पढ़ते हैं तो वहां पे 1 वर्ष दिया गया है, यानी कि 2 वर्ष के पहले तो लाया ही नहीं जाएगा। यही बात यहाँ भी कहा गया है कि अध्यक्ष के खिलाफ 2 वर्ष के भीतर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव यदि विफल हो जाता है तो पुनः 2 साल तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन वहां प्रधान के बारे में क्या हम लोगों ने देखा था कि 2 वर्ष के भीतर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा उसके खिलाफ हटाने के लिए, और यदि अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर फिर पुनः नहीं लाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप लोग टेक्निकल दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखिएगा। अब वो धारा 14 कह रहा है कि इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव की कोई नोटिस अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यही बात मैं अभी कह रहा था, जो प्रधान के बारे में है वही बात यहाँ भी अध्यक्ष के बारे में है कि 2 वर्ष के भीतर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। उपधारा 15 कह रहा है कि इस धारा को बंधों के अनुसरण में नगरपालिका के किसी सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। यानी कि कोई आपत्ति इसके खिलाफ जो भी उसमें पारित हुआ है कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता है, किसी न्यायालय में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब धारा 88 देख लेते हैं।
ऐसे कार्य जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है से भिन्न किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होगा कि तत्समय नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य उपस्थित हों। यानी कि जो गणपूर्ति होगी वो 1/3 की बात यहाँ कह रहा है। लेकिन उपधारा 2 कह रहा है कि किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यह आवश्यक होगा कि ऐसे सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों। यानी कि कोई सामान्य विशेष संकल्प नहीं है तो उसके लिए 1/3 बहुमत की गणपूर्ति होनी चाहिए, और कोई विशेष संकल्प की बात आती है तब उसके लिए कम से कम आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए। अब प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह कि यदि किसी बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण कार्य स्थगित करना आवश्यक हो जाए तो अध्यक्ष ऐसा कार्य करने के पश्चात जो किया जा सकता बैठक को अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर देगा, और विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण उक्त स्थगित कार्य ऐसे दिनांक को या बैठक को किसी पश्चातवर्ती दिनांक के लिए अग्रेतर स्थगित किए जाने की दशा में ऐसे पश्चातवर्ती दिनांक को किया जाएगा, भले ही उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी ही हो। यानी कि जब कोई बैठक एक बार होगी तो उसमें पहली बैठक की गणपूर्ति इतनी होगी, लेकिन उसी विषय पर यदि कोई स्थगित होता है तो अगले बैठक के लिए वो ये गणपूर्ति जरूरी नहीं है, भले उसमें सदस्य संख्या कम होगी तभी ये मान लिया जाएगा। लेकिन जब एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो उसके लिए गणपूर्ति के लिए हम लोग धारा 87 क में देखे हैं कि क्या होना चाहिए। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये बात जरूर समझ में आई होगी। बेयर एक्ट आप लोग जरूर पढ़ लें। धारा 87 क, धारा 47 क तथा धारा 44 क, इसको आप लोग देख लें, आपको स्पष्ट पूरा समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बातें कही हैं। और अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।